आरजे मीडिया डॉट लाइव में आज हमारे अतिथि हैं पूर्वी सिंहभूम कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे जी। अभी उनसे हम लोग बात करेंगे घाटशिला उपचुनाव, कांग्रेस का जो उनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी संगठन सृजन अभियान चला है और इसके अलावे संगठन से संबंधित और बातों पर। तो इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, आपका भी। अभी सबसे ज्यादा सक्रिय और विशेष रूप से चर्चा में रहा आपका संगठन सृजन अभियान। सब प्रखंडों में कांग्रेस के लोग एक्टिव दिखे, सभी जगह जो आपके प्रभारी आए थे उनके साथ आप क्या महसूस किया? अलग जो चल रहा था संगठन, मतलब उस रूप में था, प्रभारी कैसा फीडबैक लेके गए? नहीं, ये तो मैं कैसे बोल सकता हूँ। संगठन सृजन कार्यक्रम पूरे भारत में चल रहा है। झारखंड सहित 3 राज्यों में अभी जिला अध्यक्षों की चयन की प्रक्रिया चल रही है। उसके पहले हम लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी। कांग्रेस का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था पहले, वो था कि प्रदेश के नीचे जिला होता था, ब्लॉक होता था, उसके बाद फिर सीधे बीएलओस होते थे। पार्टी ने ये महसूस किया कि कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए या ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए एक स्ट्रेटेजी तय की गई कि नहीं, अभी जो है हम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड अध्यक्ष के नीचे मंडल अध्यक्ष बनाए। जो एक जिला परिषद का एरिया होता है, उस जिला परिषद के एरिया को डिमार्केशन करके वहां एक मंडल का गठन हुआ और और उसके नीचे पंचायत कमेटियां बनी। मंडल के नीचे हर पंचायत में पंचायत की कमेटी बनी और उस पंचायत कमेटी में के माध्यम से अब बीएलओस की तैयारी हुई। अब जो प्रक्रिया चल रही है वो प्रक्रिया चल ही रही थी, अभी पंचायतों का गठन चल रहा था। एट द मीन टाइम पार्टी ने तय किया कि जिला अध्यक्षों का भी चुनाव होना चाहिए। तो जिला अध्यक्षों की चयन की भी प्रक्रिया चालू हुई और उसके लिए ऑब्जर्वर आए थे माननीय गुजरात के, और हम तो आपके माध्यम से भी पार्टी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि जाने में हो अनजाने में हो, जमशेदपुर शहर हमारा जमशेद जी नसरवान जी टाटा के माध्यम से बनाया गया शहर। इस शहर को बनाने के लिए कभी किसी काल में गुजरात के नैसोरी गांव से आए थे टाटा साहब और यहाँ आकर के उन्होंने इतना बड़ा शहर बसाया जिसके माध्यम से आज लाखों लोगों की जीविका चल रही। संयोग से उसी गांव से ये भी विधायक अनंत पटेल जी, अब ये हम लोग का सौभाग्य हो सकता है। तो टाटा साहब के शहर में, टाटा साहब के जन्मभूमि से अगर कोई विधायक आता है तो हर व्यक्ति को इस पर गर्व होना चाहिए और हम तो इसके लिए कांग्रेस को बहुत धन्यवाद देते हैं कि पता नहीं आपने प्लान्ड वे में भेजा या अनप्लान्ड वे में भेजा, लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसा व्यक्ति भेज दिया जो व्यक्ति टाटा साहब के गांव से आता है। तो उसका ऐसे ही हम लोग के हृदय में बहुत सम्मान है कि उस माटी से आया हुआ बेटा है। और उन्होंने जो स्वरूप बताया, जो जैसे चाहा कि हमको ये करना है, हमको वो करना है, हम लोगों ने उनको वो सारी चीजें उपस्थित कराई और फ्री हैंड दिया कि आप अपने कीजिए। आप देखते होंगे कि मैं खुद बाहर जाकर के बैठ जाता था कि आप 1 to 1 राय शुमारी चाहते हैं, उस बीच में मेरी आवश्यकता क्या है। तो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीका से किया है। अब क्या किया है ये पता चलेगा किसी को। ये तो अगर 1 to 1 किसी से बात हो रही है तो कोई कैसे जानेगा कि क्या बातें हो रही है। क्या आप इतने देर संपर्क में रहे, आपका फीडबैक उनको कुछ बताया? वो लोग कुछ नहीं? मैंने अपने विषय में कभी कुछ नहीं कहा, ना अपने विषय में कोई बात की है, ना हमने कुछ किया। मेरा एकमात्र कहना था कि यहाँ का जिला अध्यक्ष होने के नाते आपको हर तरीके से वो सारी चीजें मुहैया करानी, आप जो आपको नीड है। अगर आप चाहते हैं कि हम 1 to 1 कार्यकर्ता से मिलेंगे, आप मिलिए, हम उसकी व्यवस्था करा देते हैं। आप बैठिए, कार्यकर्ताओं से मिलिए।
तो हम लोग संगठन के अंदर नोटिफिकेशन करते थे कि कल प्रभारी जी का यहाँ एक कार्यक्रम है, वहां पर सारी तैयारियां करते थे और वहां के सारे कार्यकर्ता जाकर के अपनी अपनी बातों को उनके समक्ष रखते थे, 1 to 1 एक एक करके मिलते थे। और ऐसा व्यक्ति आया जो व्यक्ति एक एक ब्लॉक में कहीं कहीं तो पूरे पूरे दिन और हर नीचे के बीएलओ से लेकर के और जिला के प्रदेश के पदाधिकारियों तक से 1 to 1 बात की है उन्होंने और सारे लोगों का राय लिया है। राय लेकर के वो गए हैं। अब वो जाने क्या आने से क्या लगता है संगठन को लाभ मिलेगा? और बिल्कुल मिलेगा। हर गांव तक का कार्यकर्ता सक्रिय हुआ है। आप ये बहुत अच्छा विजन है पार्टी का और इस विजन से मजबूती मिलेगी। निचले स्तर के कार्यकर्ता भी मजबूत होंगे और अब जो जिला अध्यक्ष आएगा वो कार्यकर्ताओं के मन का जिला अध्यक्ष होगा। तो ये एक अच्छी बात होगी। कार्यकर्ताओं के मन का जिला अध्यक्ष होगा तो उसके साथ बढ़िया से काम करेगा, बढ़िया ट्यूनअप करके पब्लिक की सेवा करेगा। पब्लिक की सेवा करेगा तो पार्टी भी मजबूत होगी। आपको क्या लगता है आपके अलावा 5 गंभीर दावेदार कौन कौन? नहीं, सभी लोग दावेदार। हर कोई सर, जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने आप को समझा कि मुझे इस पद को प्राप्त करना चाहिए, हर किसी ने दावेदारी की। और हर किसी नहीं 100 नहीं, हाँ 100 के आसपास लिस्ट है। नहीं, ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि जो लोग कहते हैं कि हम लोकतंत्र को मानने वाले लोग, हम अपने विरोधियों को बताना चाहेंगे कि देखिए कांग्रेस की खूबसूरती क्या है कि एक ही संगठन के चुनाव में सारे कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया जाता है कि भैया जो भी आदमी इच्छुक है, जिसको ये लगता है कि हम इस जगह के हकदार हैं, हमको ये जगह मिलना चाहिए, वो सारे लोग अपनी दावेदारी करते हैं और सारे लोगों पर रायशुमारी। इसका ये नुकसान नहीं है कि जो लोग संघ मतलब मंडल नहीं ठीक से चला सकते, जिलाध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं? मैंने कहा आप एक पक्ष देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये दूसरा पक्ष भी देखिए कि क्या खूबसूरती है संगठन के अंदर इंटरनल लोकतंत्र की, कि जो भी व्यक्ति खुद में सोचता है कि हम उस जगह के हकदार हैं, वो व्यक्ति दावेदारी कर सकता है, चाहे कोई हो। दावेदारी का क्राइटेरिया ये बिल्कुल नहीं था कि आप दावेदारी करने से पहले ये फलाने पद के पदाधिकारी होने चाहिए। दावेदारी की क्राइटेरिया थी कि अगर हमारा बीएलओ भी कोई है, कोई बूथ स्तर का भी कार्यकर्ता है और उसको लगता है कि मैं बेहतर चला सकता हूं संगठन को, उसने अपनी दावेदारी की है और उस दावेदारी पर भी रायशुमारी उसी समान हुई है जिस समान किसी वरिष्ठ नेता के लिए हुई। तो दूसरा चीज, जो कमेटी में सारे लोग आ जाते हैं, बहुत सारे लोग, मतलब नंबर्स तो काफी हो जाता है बट उनका भागीदारी ज्यादा नहीं होता है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि फिर से छटाई होना चाहिए या जो सक्रिय नहीं है उनको बाहर करना चाहिए? ये नहीं हो पाता है कभी। अभी पार्टी ने बड़ी बढ़िया सिस्टम बना दिया है, पता नहीं शायद आपको मालूम नहीं है कि कांग्रेस के सांगठनिक सिस्टम में ही संशोधन कर दिया। वो संशोधन ऐसा कर दिया गया कि पंचायत कमेटी में 12 लोग होंगे नीचे, उसमें बीएलओस भी होंगे। उस पंचायत के दायरे में आने वाले जो बूथ हैं, उस बूथ के बीएलओस भी उसी 12 पदाधिकारियों में एक होंगे। उसके बाद प्रखंड कमेटी में भी मात्र 12 लोग ही होंगे और जिला संगठन जो बनेगा, जिला कमेटी जो अगली बनेगी, उस जिला कमेटी में मात्र 24 लोग ही होंगे, सिर्फ 24 लोग। अब ये 24 वैसे लोग होंगे जो 24x7 होंगे संगठन के। मतलब सिर्फ जिला कमेटी 24 लोग, सिर्फ 24 लोगों के होंगे। एकदम पार्टी ने इसको संशोधित कर दिया। जिला कमेटी में लोग आने के लिए बहुत मशक्कत करना होगा। बिल्कुल, जो चीजें बहुत आसानी से मिल रही थी, अब उसके लिए आपको संघर्ष करके आना होगा, अपने आप को साबित करना होगा कि मुझे उस जगह तक जाने का हकदार माना जाए, मैं उस जगह पर जाने का हकदार हूं। और ये इतना बेहतरीन काम हुआ है कि अब हर कार्यकर्ता जो आसानी से समझता था कि मैं किसी तरीके से पद ले लूंगा, जो अभी आप बोल रहे थे, उन चीजों पर इस पर स्वतः रोक लगेगा। और ये जो संगठन के अंदर
पद लेकर के लोग आराम करने वाले थे, वैसे लोगों के लिए दिक्कत होगा। नई पीढ़ी को अवसर मिलेगा, नए लोग आएंगे जिनके अंदर इच्छा शक्ति होगी काम करने की, जिनके अंदर पार्टी के प्रति जज्बा होगा, जिनके अंदर समाज को सही दिशा देने का इच्छा शक्ति होगा, वैसे लोग आवेंगे और वो संगठन का आगे आने वाले समय में नेतृत्व के रूप में एक टर्म लगभग खत्म करने वाले हैं। हमको एक चीज जानना था, मतलब क्या आप महसूस करते हैं कि कांग्रेस के भीतर भी एक भाजपा के बी टीम बैठा हुआ, भाजपा से जितना लगाव जाता है? ये हमारे पार्टी का भीतरी मामला है। इन मामलों को पूछ रहे हैं कि आपको क्या महसूस हुआ है? नहीं, इन मामलों को हम लोग संगठन को समय बेसमय बताते रहते हैं। अब चीजें संगठन के संज्ञान में है और हम लोग इन पर अपने संगठन के भीतर डिस्कस करते हैं, इसको पब्लिक फॉर्म पर बात करना ठीक नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ पे आपका इंटक जो है कांग्रेस का एक संगठन है, कांग्रेस से जुड़ा हुआ ही है, और मतलब इंटक में कांग्रेस से बाहर बीजेपी जेएमएम सारे लोग उसमें हैं। देखिए, इंटक के लोगों से इस पर मेरी कई बार बातचीत हुई। उनका कहना है कि हमारा अपना एफिलिएशन अलग है, हमारा रजिस्ट्रेशन अलग है, हमारा बायलॉज अलग है। हमारे बायलॉज में कहीं नहीं है, ये सीधे स्पष्ट लोग कहते हैं कि हमारे बायलॉज में कहीं नहीं है कि हमारा पदाधिकारी सिर्फ कांग्रेसी हो। और आज सच है कि जमशेदपुर में एक तरीके की धारणा बनी हुई है कि इंटक मतलब कांग्रेस। लेकिन इंटक के माध्यम से जो फायदे हो रहे हैं, वो फायदा चूंकि उस इंटक में सच है कि मैंने बीजेपी के लोग बड़ी संख्या में प्रवेश कर गए, हमारे लोगों से ज्यादा भाजपा के लोग हैं, और इंटक में जो भाजपा के लोग हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं इंटक का। लेकिन जहां पर नुकसान होता है उसका दंड कांग्रेस को भोगना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि इंटक मतलब कांग्रेस। और कांग्रेस की जब बात आती है तो हम लोग जब बोलते हैं कि भैया आपके यहाँ बीजेपी का पदाधिकारी कैसे पदाधिकारी बन गया, तो वो कहते हैं कि हमारे बायलॉज में कहीं ऐसा है नहीं कि हमारा पदाधिकारी कांग्रेसी होगा, हमारा मेंबर कांग्रेसी होगा। कोई भी एम्प्लॉय जो मजदूरी कर रहा है वो हमारा मेंबर हो सकता है, चाहे वो किसी दल का आदमी हो। और छोटे स्तर पर क्या बात करें, आपके यहाँ पूर्व में जो महानगर अध्यक्ष रहे हैं भाजपा के, वो पदाधिकारी रहे हैं इंटक के। आज गडकरी साहब हैं, उन्हें गडकरी साहब इंटक के पदाधिकारी रहे हैं। तो ये तो समझने की बात है कि इंटक अलग एफिलिएशन लेकर के, अलग रजिस्ट्रेशन लेकर के चलता है, कांग्रेस की विचारधारा पर चलता है, कांग्रेस का विंग नहीं। उसके लिए उनका अपना विजन एकदम स्पष्ट है कि हमारे यहाँ कांग्रेसी होना अनिवार्य नहीं। तो हम उस पर रोक कैसे लगा सकते हैं? अगर हमारा विंग होता तो हम रोक लगाते, तो हमारा विंग तो है नहीं। और लोगों के बीच में ये फैला दिया गया आरएसएस भाजपा के माध्यम से कि इंटक मतलब कांग्रेस का विंग। और इसका दंड जो है, जो भी मजदूरों का नुकसान हो रहा है केंद्र की नीतियों से, और उसका ठिकरा फोड़ दिया जाता है यहाँ के यूनियन पर। अरे यूनियन तो बायलॉज और लॉज के हिसाब पे ही काम करता है। कोई भी यूनियन होगा तो जो भारत सरकार का कानून है उस कानून के दायरे में काम करेगा। अब कानून में ही यदि चेंजिंग कर दिया जाए, कानून को ही संशोधित कर दिया जाए, तो यूनियन का नेता बेचारा क्या करेगा? वो तो उसी कानून के दायरे में बंद करके बात करेगा। और उसका जब नुकसान होता है तो ये लोग नीचे जमीन पर प्रचार करते हैं कि इंटक के लोगों का यूनियन है, कांग्रेस का यूनियन है, और कांग्रेस के चलते नुकसान हो रहा है। तो मतलब मलाई जो है भाजपा के लोग खा रहे हैं, और मतलब जो नुकसान हो रहा है कांग्रेस को हो जाए। बिल्कुल, इस पर हम आपके माध्यम से भी आग्रह करेंगे अपने इंटक के बड़े नेताओं से कि थोड़ा सा इस पर आंख कान खोल करके सचेत रहा जाए, और मजदूरों के बीच में एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजों को बताया जाए। बीच बीच में ये सिर्फ यही हो जाए कि हर 2-4-6 महीने में आप एक बड़ा एजीएम बुला लें अपने मजदूरों का, और उसके माध्यम से जो जो संविधान में संशोधन कर रही है सरकार आज की, या लेबर लॉस में जो गड़बड़ियां कर रही है, वो अखबारों में बोलते हैं। हमारे जो यहाँ इंटक के नेता हैं वो संघर्ष करते हैं सारे लोगों को लेकर, वो लगातार बोलते हैं
प्रेस में पूरी तरह से बातें आती नहीं है। अगर इसको मजदूरों का एजीएम करके वो बतावे तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट होगा। हर मजदूर के दिमाग में आएगा कि ये गलती सिर्फ यूनियन की गलती नहीं है या इंटक की गलती नहीं है, इसमें बड़ी गलती जो है आज के केंद्र सरकार की है, जो मजदूर कानूनों में लगातार हरास कर रही है, उनकी कटौती कर रही है। घाटशिला उपचुनाव के लिए आपकी क्या तैयारी? सर, चुनाव लड़ना है बीजेपी को। बीजेपी का आज तक बीएलओ पूरा जमा नहीं। जेएमएम का वो सीट खाली हुआ है, उनका आज तक बीएलओ की सूची जमा नहीं। लेकिन कांग्रेस ने अपने कंप्लीट 100% 300 के 300 बूथों का बीएलएस सूची जो है दे दिया है। हमारे 300 सीट पर बीएलएस तैयार है, हमने तैयार किया। हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं के पास हमारे बूथ की कॉपियां चली गई, वो काम कर रहा है, वो चिन्हित कर रहे हैं कि किनका नाम जुड़ना चाहिए, किनका नाम कटना चाहिए, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, और इसकी आपत्ति उनके द्वारा अब दी जाएगी। मैंने हम लोग चूंकि सूची उनको अभी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में थे, इसी बीच में सडन आ गए हमारे पर्यवेक्षक साहब और सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी लग गए संगठन सृजन कार्यक्रम में। लेकिन अब वो काम तेजी पकड़ेगा और बहुत तेजी से सारे लोगों की आपत्तियां और सारे लोगों के नाम जोड़ने की सूचियां जमा होंगी। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हम सारे लोग काम कर रहे हैं, पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी को निर्णय लेना है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे कार्यकर्ता नीचे ग्राउंड पर तैयार है, पार्टी जो निर्णय लेगी वो निर्णय को मानेगी। क्या कैंडिडेट भी आने का उम्मीद है पार्टी का? पार्टी देगी तो हम जीतेंगे। क्या कुछ वैसा मिला है? बालमुचू जी के बीच हल्ला हो रहा? नहीं, ऐसा है क्या, ये बालमुचू सर हमारे वरिष्ठ नेता है और बालमुचू जी की अगर कोई बातचीत हुई होगी तो मैं नहीं जानता। हम 20 तारीख को समीक्षा करने के लिए हमारे प्रभारी भी आ रहे हैं कुल्हान के सारे चीजों का। उससे पहले 18 तारीख को सह प्रभारी भी जमशेदपुर आ रहे हैं, तो वो लोग आते हैं। तो समीक्षा के क्रम में जब बातें होंगी तो पता चलेगा कि क्या पार्टी का लाइन है। हम लोग को अगर हमने अपने कार्यकर्ताओं क्या स्थिति हो, जीतेंगे सर 100%। मैंने हम तैयार है पूरी तरह से। मैंने आपको बताया कि हमारे हर बूथ पर वर्कर तैयार है जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी जमीन पर। हमने काफी लंबा मेहनत किया है वहां। तब है कि पार्टी का डिसीजन ही हम सभी का डिसीजन होता है। पार्टी क्या डिसीजन लेती है उसके लिए स्वतंत्र है। हमारे बड़े बड़े नेता हैं यहाँ, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रभारी जी हैं, हमारे आला कमान के लोग हैं। इनका जो निर्णय होगा उसको हम सर पर रखेंगे। और सारे भारत और पाकिस्तान का मैच कराया गया, आपका उस पर क्या प्रतिक्रिया? सर, इससे घिनौना कुछ हो नहीं सकता था। मैंने पता नहीं, आज की सरकार ने कसम खा रखी है देश के लोगों को बार बार अपमानित करने की, बार बार बेइज्जत करने की। एक ऐसा चीज है कि हम सारे लोगों ने देखा कि जब हमारे लोग मारे गए पहलगांव में, तो किस तरीके से वहां के क्रिकेटरों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चैनलों पर हम सभी लोगों की हंसी उड़ाई। ऑपरेशन सिंदूर के समय किस तरीके से उन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया, आप समझ सकते हैं। हम सैल्यूट करेंगे अपने कप्तान का, जिसने मजबूरी में खेल में भाग तो लिया लेकिन हाथ नहीं मिलाया उससे। आप देखेंगे कि एक परंपरा रही है कि टॉस करने के बाद कोई भी जीते हारे एक दूसरे से हाथ मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गला मिलते हैं। उसने हाथ नहीं मिलाया, उसने मैसेज दिया भारत सरकार को कि खिलाड़ी भी दुखी हैं, हम नहीं चाहते इनके साथ खेलना, आप क्यों मजबूर कर रहे हैं हमको इनके साथ खिलवाने के लिए। जो आदमी सालों भर जो देश हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, जो हमारे देश को तबाह करने की सालों भर रणनीति बनाता है, जो अपने देश में शरण देता है ऐसे आतंकवादियों को जो आकर के हमारे निर्दोष भाई बहनों को मारते हैं, और आप उसके साथ खेल की बात करते हैं। भाजपा वाला तो कह रहे हैं कि अगर नहीं खेलते तो आगे ओलंपिक और ये सब में असर पड़ता है। सर, वो भाजपा के लोगों को ये मालूम ही नहीं है। मैंने पहले बोलिए कि पढ़े लिखे जाने
ओलंपिक से क्रिकेट का कोई लेना देना नहीं, उनको ये पता नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि ओलंपिक के अंदर कौन कौन सा खेल आता है। क्रिकेट आज तक ओलंपिक में एफिलिएटेड खेल नहीं, क्रिकेट पर ओलंपिक संघ का किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं है, कोई पकड़ नहीं है। अभी नादान लोग हैं, मैंने इनको बोलिए कि भैया ये धर्म के नाम पर आप सेंटिमेंट में डाल देते हैं लोगों को, और लोग आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं लेते, धर्म के नाम पर भावुक हो जाते हैं। लेकिन हर चीजों पर आप अपनी अज्ञानता मत फैलाने की कोशिश कीजिए। क्रिकेट ओलंपिक संघ से कोई लेना देना नहीं। क्रिकेट का एक अपना अलग बॉडी है, ये बॉडी अलग चलती है, ओलंपिक संघ से के दायरे में नहीं आती है। झूठा बात कर रहा है कि ओलंपिक संघ से दिक्कत होता है, कौन बोलता है दिक्कत? तो फिर क्रिकेट किस लिए कराए? सर क्यों कराए यही तो समझ में नहीं आ रही है कि क्यों कराए। ये पाकिस्तान को अमेरिका मदद करना चाहता है, फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है, पूरे विश्व को दिख रहा है किस तरीके से अमेरिका हम भारतीयों को अपमानित कर रहा है, ये भी पूरे विश्व को दिख रहा है। किस तरीके से अमेरिका हमारे देश को बर्बाद कर देना चाहता है, ये भी पूरे देश को दिख रहा है, पूरे विश्व को दिख रहा है। और हमारे मोदी जी किस तरीके से नतमस्तक है, इतना होने के बाद भी सैकड़ों बार उसने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मोदी जी को अपमानित किया कि हमने डरा करके कर दिया, तो कभी बोलता है हमने बोल करके कर दिया, कभी बोलता है कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, 5 ही घंटे में बैक हो गया। क्या क्या बोलता है भैया, आपको बोलता है, आपको बुरा लगता है या नहीं लगता है, आप पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, और यदि हमारे प्रधानमंत्री को बोलता है तो हम सभी लोगों को बेइज्जत करता है। हमारी आपके साथ पॉलिटिकल लड़ाई हो सकती है, लेकिन राष्ट्र के सम्मान की जब बात आती है तो सारा भारत आपके साथ खड़ा होता है। और आज जो बेइज्जती हो रही है, सारे भारत की बेइज्जती हो रही। किस तरीके से उसने टैरिफ बढ़ाया, किस तरीके से आज यहाँ का कपड़ा उद्योग तबाह हो रहा है, किस तरीके से यहाँ का ऑर्नामेंट्स उद्योग तबाह हो रहा है। क्या ऐसे इस देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी करके इसको मैनेज करने का प्रयास किया? सर आप ये समझे, आप जाएं अभी खरीदने के लिए किसी दुकान में, जो डिस्काउंट देता था आपको वो बंद कर दिया, आपको दिखा दिया कि जीएसटी कम हो गया। ये सर ये सब आंकड़ों का खेल कर रही है सरकार। किसी गरीब को कुछ दे नहीं रही, किसी गरीब को कुछ नहीं दे रही है आज तक। मैंने आप बताइए कि फूड आइटम पर पूरी तरह से फ्री कर देना चाहिए था, नहीं कर देना चाहिए था? राहुल जी यही तो बात कर रहे थे। आज जो राहुल जी की बातें, जब जीएसटी आई थी, जब उन्होंने गब्बर टैक्स कहा था, गब्बर सिंह टैक्स, तो बोला तो था कि ये टैरिफ आपका गलत है, इस टैरिफ को ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था। आज आप उन्हीं की बातों को आप कर रहे हैं, आप साबित कर रहे हैं कि राहुल जी एकदम बिल्कुल सही है, आप उस प्रचार कर रहे हैं। या कि फिर अमेरिका से चल रहा है उसके? सर अमेरिका से क्या लेना देना है इनको, देशवासियों के सम्मान से कोई मतलब नहीं है। जो ऐसा आदमी, आप बता दीजिए मेरे को कि इस देश में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री तो है नहीं, कई लोग ऐसे भी आए जिन लोगों ने मात्र 6 महीने 5 महीने के लिए प्रधानमंत्री काल को संभाला, उनके कार्यकाल में भी पब्लिक सेक्टर खुला है। मोदी जी को आज 13 साल हो गए, कौन सा पब्लिक सेक्टर खोला जहां लोगों के लिए रोजगार होगा? आप बताइए। बेच डाले दुनिया भर के, मंच से बोलते हैं कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। भैया कांग्रेस का किया हुआ तो सब आप बेच रहे हैं, और वो बेचने के चलते देश में बेरोजगारी हो रही। आज जो देश के बेरोजगारी का स्तर है, किस दिशा में हम जा रहे हैं, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, भारत का कर्ज किस दिशा में जा रहा है, भारत के रुपये का डिमोलिशन किस स्तर पर जा रहा है। मोदी जी अपने कहा करते थे कि रुपया गिरता है तो देश का सम्मान गिरता है। क्या आज उनको दिखाई नहीं देता कि किस तरीके से क्या हो रहा है देश में? तो सर क्या कहेंगे, हम लोग छोटे लोग हैं, राहुल जी लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके नेतृत्व में कांग्रेस लड़ रही है। बहुत सारी चीजें राहुल जी की हो भी रही हैं, जैसे आप देखें कि जाति जनगणना की बात आई तो राहुल जी लड़ रहे थे, आज उसको मना करने के बाद भी ये लोग आया। जीएसटी की बात आप कर लें, अभी भी उसमें बहुत सारा काम करवाना है, जो राहुल जी कह रहे हैं कि ये चीजें अभी भी ठीक होनी चाहिए, अभी भी गलत है, उनको ठीक करने की जरूरत है। अगर ये कर देंगे दबाव में तो ठीक ही है, नहीं करेंगे तो राहुल जी जिस दिन प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन उन चीजों को ठीक किया जाएगा।
आप कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं और आगे भी रहे। ये एक चीज जानना था कि मतलब जो यहाँ मालिकाना हक बस्ती वाला सबसे बड़ा लड़ाई रहा, उसमें आगे क्या होगा? एक गैप आया हुआ है। सर आप एक बात समझे, याद करें, आप सरकार आपका है, आप पुराने पत्रकार हैं और मैं देख रहा हूं आपको 30-35 सालों से पत्रकारिता में। 2005 में जब लीज का रिन्यूअल होने जा रहा था, आप याद कीजिए, मैं डीसी ऑफिस के समक्ष जो है 11 दिनों तक लगातार धरने पर बैठा था। मेरा कहना था कि सरकार टाटा स्टील के द्वारा तय किए गए क्षेत्रों को टाटा लीज से बाहर करने जा रही है। ये गलत काम होने जा रहा है। या तो लीज से बाहर कर रहे हैं तो सीधे यहीं पर टाटा स्टील से आप लिखवा करके लीजिए और उनको मालिकाना दे दीजिए, या फिर जमशेदपुर के अन्य बस्तियों की तरह इसको भी टाटा को मजबूर कीजिए कि भैया आप अपने सबलीज का पेपर इनको दीजिए और सारे लोगों को सारा नागरिक सुविधा मुहैया कराइए। लेकिन एक बात नहीं सुनी गई और एग्रीमेंट कर दिया गया। तो इन बस्तियों को रघुवर जी ने, सर सरकार में है, सच है सरकार में है, लेकिन हमने कभी बेचा नहीं है इसको। हमने रास्ता दिखाने का काम किया, हम लोग बताने का काम किया। और कांग्रेस ने देश में किया है, एक जगह नहीं कई जगह किया। महाराष्ट्र में किया, बॉम्बे में, दिल्ली में किया। आज भी लोग याद करते हैं कि यहाँ के लिए सर हम पूरी तरह से सबल नहीं है। यहाँ की सामाजिक और भौगोलिक स्थितियां थोड़ी दूसरी हैं। इस पे कई एक चीजों पर संशोधन करने की आवश्यकता है और इनको दे दिया जाना चाहिए, हम लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन हमारे लोकल विधायक जमीन पर लोगों को वर्गलाते हैं, हाउस में जाकर के तो ये बात रखते नहीं, हाउस में तो बोलते नहीं। जिन्होंने 25 वर्षों तक यहाँ के लोगों को ठगा, मुख्यमंत्री तक बने। एब्सोल्यूट मेजोरिटी की अगर कोई सरकार रही इस झारखंड में, झारखंड बनने से लेकर के अभी तक, तो 5 साल का कार्यकाल था रघुवर जी का, और उन्हीं का यह मुद्दा था। वही व्यक्ति यहाँ लोगों को कहता रहता था कि मालिकाना देंगे। जब मुख्यमंत्री बने, बहुमत की सरकार बनी, तो आपने क्या किया? मालिकाना देने की जगह लोगों को तोड़वाना शुरू किया। भाई साहब, मेरी तो जान जाते जाते बची है। उस लड़ाई में कई बार हमारे ऊपर इन लोगों ने प्रशासनिक अटैक कराया है, लड़ा है, हमने लड़ करके बचाया है बस्तियों को। हम लोग चाहते हैं कि जिस दिन भी कोई हम लोगों के विचारधारा का व्यक्ति जीत करके यहाँ से जाएगा, वो हाउस में चिल्लाएगा, चीजें बनेंगी। यहाँ का विधायक होना चाहिए, यहाँ का विधायक हो, सांसद हो, हमारा जो मन चीजों को लेके जाए ना हाउस में। हम तो रोड पर चिल्लाते हैं, हाउस में कोई रखता ही नहीं है। बोलते हैं हमारे मंत्री कि आपका विधायक सांसद को बोलिए, कम से कम पॉइंट आउट तो करे हाउस में। करता नहीं कोई, ठगते हैं खाली, लोगों को नीचे आकर के बेवकूफ बनाते हैं, ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता। बात करने का प्लेटफॉर्म है, पब्लिक ने आपको जब एमएलए बना दिया तो आपको चुन करके ताकत दे दिया, अपना नेतृत्व दे दिया कि आप हाउस में हमारी बात को रखिए। अगर नहीं रख रहे हैं, मैंने कैसे आपसे रखवाया जाए? हम लोग तो रोड पे चिल्ला सकते हैं। विधायक से मिलेंगे आप? किससे? पूर्णिमा साहू से। भाई साहब, इस मुद्दे पे 5 बार हम मिले रघुवर जी से और 5 बार हम पर केस हुआ। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि अब तो महिला है, नाम की विधायक है। उस बेचारी का क्या चलता है बताइए, आपको नहीं मालूम? तो बेचारी है, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसका चलता क्या है? बोलिए, बहू है, उस पर क्या बोले? आज भी वही होगा जो रघुवर जी चाहेंगे। हम तो रघुवर जी, आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं लगता तो बताइए। हम आपसे जानना अगर आपको नहीं लगता है तो हम क्या बोल सकते हैं? हमने तो आपको एक लाइन में कहा कि बहू है, उस पर हम बहुत कुछ बात करेंगे नहीं बोले कि आज भी रघुवर का ही चलता है। वो बिल्कुल चलता है, पूरे भाजपा में चल रहा है महाराज। बने आप परिवार की बात कर रहे क्या नहीं हो रहा है बताइए ना, क्यों बात करें? हम लोग बात करते हैं जन समस्याओं पर, हम लोग बात करते हैं जन मुद्दों पर, जिनका समाधान होना चाहिए। आप बताइए, 2005 में 4 में वर्ल्ड बैंक ने
बिरसा नगर, बागुन नगर, बागुन हाथू, बारेडी बस्ती, विद्यापति नगर, फौजाबगा, इन क्षेत्र को स्लम एरिया डेवलपमेंट फंड से तय किया कि हम यहाँ का सैनिटरी और सेवरेज और ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम को ठीक करेंगे। इन लोगों ने उसका ग्लोबल टेंडर कराया, टेंडर मिल गया, जिसको को आप पता कीजिए जा करके। जब एनओसी मांगी गई, आनंद फानन में इन लोगों ने कहीं का प्रोजेक्ट उठा करके कहीं ले आया मोहड़दा में, इसलिए कि इनको क्या तकलीफ था इससे, एक पैसे नहीं लगते और वर्ल्ड वाइज हमको ड्रिंकिंग वाटर मिलता, सारा हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम होता, सारा हमारे पास व्यवस्थाएं होती। क्योंकि हाउस में जो जगह है जहां पर सवाल उठाने से जांच होगा, जहां सवाल उठाने से सिस्टम ठीक होगा, वहां ये लोग बात नहीं करते। तो जनता भी देख रही है, इसका जवाब देगी। लगता है कि बात करने के लिए पूरी में कभी आपका विधायक आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा भाई साहब। 18,000 से हम इस बार 65,000 पहुंचे हैं। मात्र 2019 में हमको 18,000 वोट मिला था, आपको भी पता है, और 18,000 वोट से हमने लंबी छलांग लगाई है, 65,000 पहुंचे, और हमारा संघर्ष जारी है, रात दिन खट रहे हैं। अगला 2024 का चुनाव हमारा चुनाव है, यहाँ कांग्रेस का विधायक होगा, हम दावे के साथ कह सकते हैं। 29 में 5 वर्षों में हमने 4 गुना छलांग लगाई, आप देख सकते हैं। मैंने रिजल्ट उठा करके चेक कीजिए कि 18,000 वोट था हमारा, और 18,000 से हम 65,000 पहुंचे। बहुत बड़ी गैप को पाटा है हम। आने वाले समय में उसको ठीक करेंगे। 29 में पूर्वी में आपका कब्जा होगा? बिल्कुल होगा, यहाँ कांग्रेस का विधायक होगा, पूर्वी में भी पश्चिम में भी 100% होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आरजे मीडिया से बात करने के लिए। थैंक यू।